हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैटरडे एस्ट्रो टॉक में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बातें करूंगा पिछले कुछ टाइम में हुए एस्ट्रोनॉमी, स्पेस और साइंस के फील्ड के इवेंट्स को। इसमें हम बात करेंगे स्पार्टेक्स मिशन की, इसरो के स्पार्टेक्स मिशन की। और इसके साथ ही हम बात करेंगे नासा के सोलर प्रोब की। और 3 जनवरी को हुए क्वाड्रेटिक मीटियोर शावर की। और इसके अलावा जो हमारा न्यू ईयर कॉमेट है, कॉमेट C2024 G3 एटलस के बारे में हम बात करेंगे। 13 तारीख को उसका पेरिहिलियन है। और इसके अलावा जो एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि इवनिंग हमारा जो स्टार है या मॉर्निंग स्टार है वीनस, उसके बारे में। इसके साथ ही मैं कुछ अपकमिंग अपनी वीडियोस के बारे में आपको बताऊंगा कि मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, वो क्या होने वाली हैं। इसके साथ ही एक नए कॉमेट का रूमर सोशल मीडिया में चल रहा है, तो जानेंगे वो क्या है और क्या उससे फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेशन है हमारी। इसरो जो ये स्पार्टेक्स मिशन लॉन्च कर रहा है, इसमें हमारी 2 मेनली सैटेलाइट्स हैं, जिसमें एक है SDX-1 एंड SDX-2। SDX-1 एज अ चेजर है और SDX-2 एज अ टारगेट है। यानी जो SDX-1 है यानी चेजर है, वो हमारा SDX-2 की ओर जाएगा। और डॉकिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए और फ्यूचर जो मिशन है उनके लिए। दरअसल अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, तो उसको इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा। स्पेस स्टेशन में जो स्पेस स्टेशन हमारा बिल्ड होता है, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स को स्पेस में ही ज्वाइंट किया जाता है, यानी उनको डॉक कराया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है। इसरो इसी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पार्टेक्स मिशन लॉन्च कर रहा है। स्पार्टेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें इसरो इन 2 सैटेलाइट्स को करीब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से एक दूसरे के पास लाएगा और उनको कंबाइन करेगा। उसके बाद उनके मिड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे एक्सचेंज होंगे और उसके बाद इनके अनडॉकिंग यानी रिलीज भी होंगे। तो ऐसे ही करके हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो बनाया जाता है और भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। जो भारत ने टारगेट रखा है वो 2025 तक रखा है। अगर भारत ऐसा कर लेता है, तो ये टेक्नोलॉजी गेन करने वाला भारत चौथा देश हो जाएगा, जिसमें पहले से ही अमेरिका, रसिया और चाइना शुमार हैं। जो दोनों सैटेलाइट हैं उनका वेट लगभग 220 kg है और ये 470 किलोमीटर की हाइट पे ये परफॉर्म करेंगी। इनको परफॉर्म करना था 7 तारीख को, 7 जनवरी को, पर कुछ एरर की वजह से यानी कुछ जो तालमेल है दोनों के बीच नहीं था, तो वो फिर डिले हुआ, 9 को हुआ। और अभी भी वो डिलेड है, यानी अभी वो सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हुआ है। लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग 1.5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक के वो एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से। और अब उनमें डॉकिंग इसरो के अकॉर्डिंग कभी भी नेक्स्ट 1-2 दिन में हो जाएगी और फिर उसके बाद अनडॉकिंग भी परफॉर्म होगी। अभी दोनों ही सैटेलाइट्स हमारी जो है स्टेबल है। ये दो सैटेलाइट्स का इसके अलावा भी मिशन है। इन दोनों में डिफरेंट सेंसर लगे हुए हैं। जो SDX-1 है उसमें हाई एंड कैमरा लगा हुआ है और वो सर्विलेंस के लिए यूज होगा। और SDX-2 है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटरिंग और रेडिएशन मॉनिटरिंग से रिलेटेड हमारे सेंसर लगे हुए हैं। ये लगभग 2 साल तक फिर अपना जो इंडिविजुअल टारगेट है वो फॉलो करेंगे। स्पार्टेक्स मिशन की सक्सेसफुल होने के बाद भारत के जो दो सबसे प्राइमरी गोल जो हमारे स्पेस के क्षेत्र में है, वो ये है कि भारत एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है। दूसरा, भारत का लूनर मिशन है, जिसमें वो लूनर सरफेस से यानी मून की सरफेस से सैंपल उठाकर भारत में यानी अर्थ पे लैंड करवाना चाहता है। तो ये था इसरो का स्पार्टेक्स मिशन एंड बेस्ट लक टू इसरो। और हम चाहते हैं कि वो इस मिशन में भी सक्सेसफुल हो और भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में और आगे ले जाए। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है क्वाड्रेटिक मीटियोर शॉवर के बारे में। और ये हमारा 2025 का वन ऑफ दी बेस्ट मीटियोर शॉवर होने वाला था, क्योंकि इसमें हमारा मून प्रेजेंट नहीं था। बट क्योंकि एक एस्ट्रॉइड की वजह से होता है जिसका नाम है 2003 EH1। और इसकी जो सन के अराउंड जो ऑर्बिट है वो 5.5 साल का लगभग है। तो इसका जो विंडो है वो बहुत कम रहता है। जो पीक का विंडो है वो करीब 5-6 घंटे का रहता है। तो उसमें अगर आप उसके रीजन में लाई करते हैं तो आपको अच्छे मिलते हैं, बट अगर नहीं करते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। वही हमारे साथ हुआ और कोई ब्राइट मीटियोर और फायरबॉल जिसके लिए जाना जाता है वो हमें देखने को नहीं मिले, बट कुछ मिले जिनकी फोटोज मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ और अभी ये रही इनकी फोटोज। इसमें हमें उम्मीद थी लगभग 80 से 100 मीटियोर्स पर आवर। हमने जो काउंट किए लगभग 2 घंटे में हमने 35 के आसपास मीटियोर्स देखे थे।
और ये एक बोटल 4 इसका ऐसे मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये जो मेटियोर है, इसका जो ओरिजिन है या रेडियंट है, वो बूट्स के आसपास, बूट्स हमारा जो कॉन्स्टलेशन है उसके पास से होता है। और इस बार इसका कोई खास शो नहीं हो पाया, हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद बात करते हैं वीनस की। वीनस के बारे में आप जानते ही हैं, और पूरे जनवरी के महीने आप उसे देखेंगे सनसेट के बाद वेस्ट डायरेक्शन में -4 ब्राइटनेस के साथ सबसे पहले चमकने वाला यही हमारा एक स्टार, जिसे लोग स्टार समझते हैं, ये प्लेनेट है। और मॉर्निंग में भी यही सबसे देर तक चमकते हुए दिखता है, तो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सांझ का तारा या भोर का तारा भी हम इसे कहते हैं। और इसे आप अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं सैटर्न के साथ, मून के साथ काफ़ी अच्छा इसका कॉन्जंक्शन होता है, अच्छा लगता है। और अक्सर लोग इसे शाम को सबसे पहले देखते हैं, तो लोग पूछते हैं ये क्या है, इतना ब्राइट ऑब्जेक्ट क्या है, तारा दिख गया, ये दिख गया। तो ये इसका सिंपल सा आंसर देना काफ़ी अच्छा लगता है कि ये एक तारा नहीं, ये एक वीनस है। तो अगर आपको भी कोई पूछे कि ये वेस्ट डायरेक्शन में आज का जो दिख रहा है इतना चमकता हुआ तारा वो क्या है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वीनस है, एक प्लेनेट है। और अर्थ के सबसे पास का एक प्लेनेट है, काफी चमकदार है, सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ की तरह ही है, लगभग लगभग, मतलब ये रॉकी स्ट्रक्चर वाला है, साथ में इसमें एटमॉस्फेयर भी है। बट हाई टेम्परेचर होने की वजह से और सूरज के थोड़ा पास होने की वजह से ये रहने लायक तो नहीं है, बट ये काफी ब्राइट है, -4 ब्राइटनेस तक। और इसके बारे में एक बड़ी नई बात हमें पता चली है, या मैंने ऑब्जर्व करी है, कि इसको आप दिन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉमेट के चक्कर में इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। एक ग्रुप है स्टार गेजिंग इंडिया करके, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें एक मैसेज आया कि वीनस अभी दिख रहा है, तो वो करीब दिन का 1-2 बजे का था, यानी सन पूरा फुल अपना आसमान में था। तो मैंने भी ट्राई किया, तो करीब 3-4 बजे करीब बाइनोकुलर से मैंने उसे ऑब्जर्व किया और देखा, तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि सन और मून के अलावा दिन में और कुछ नहीं दिखता। और उसके बाद एक और डिस्कवरी है, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है, जो पता चला इंटरनेट के थ्रू, एक यूट्यूबर के थ्रू, एक कमेंट के थ्रू, सिंपल सा इन्हीं वीडियोस के में एक कमेंट आया, उस कमेंट के थ्रू एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली, और जो कि बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन थी। जो है इस बारे में, जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा न्यू ईयर कॉमेट, जो कि सडनली हमारा डिस्कवर हुआ अप्रैल 2024 में। एटलस ने इसे डिस्कवर किया, और इसका नाम जो है 2024 CG3 एटलस पड़ा। अब बात क्या है, ये एटलस जो ये हमारा कॉमेट है, ये हमारा 1,60,000 साल बाद सन के करीब आ रहा है। और ये इतना करीब है कि ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, और अगर सर्वाइव कर गया तो ये तो ब्राइट भी हो सकता है कि हमें दिन में भी दिखे। मतलब ये इतनी इसकी प्रिडिक्शन की जा रही है कि -6 ब्राइटनेस तक ये पहुंच सकता है। तो -6 ब्राइटनेस यानी बहुत ज्यादा ब्राइट। तो इसको कैप्चर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, अगर आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में हैं, तो इसे कैप्चर करना थोड़ा टफ है, क्योंकि इसका जो व्यूइंग साइट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ये अच्छा शो देगा जब ये अपना पेरिलियन क्रॉस कर लेगा, अगर उसमें सर्वाइव कर जाता है तो। क्योंकि इसकी ब्राइटनेस अगर -6 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो -4 -5 तक पहुंचनी लाजमी है। और करंटली हमारा जो लेटेस्ट मैंने जो फोटोज ली हैं, क्योंकि मैं सक्सेसफुल रहा इसे मॉर्निंग टाइम में कैप्चर करने में, तो उसमें उस फोटोज में ये नेगेटिव में तो पहुंच ही चुका है। और जो हमारी ये साइट है, इस साइट के अकॉर्डिंग ये आज -2.5 के आसपास ये पहुंचा है। प्रिडिक्टेड है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, बट प्रिडिक्टेड है। तो इतनी ब्राइटनेस तक पहुंचा। अब ऐसा ही एक कमेंट बहुत पहले भी आया था, और मेरी वीडियो में एक कमेंट आया, हमारे एक यूट्यूबर हैं, एक बहुत ही बढ़िया एस्ट्रो फोटोग्राफर हैं वाराणसी से, वेदांत पांडे। तो वेदांत पांडे जी का कमेंट आया कि इसे हम दिन में भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बड़ा शॉकिंग था, दिन में कैसे कैप्चर कर सकते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं जो लास्ट ईयर का हमारा कोमेट ऑफ द ईयर था, कोमेट सुचित सेन एटलस, वो उन्होंने दिन में भी कैप्चर किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल क्लाउड और ये बहुत ही इफेक्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी को। मतलब क्लाउड आते, जब आपका इवेंट होता है तब क्लाउड आते, वो तो मतलब है ही है कि वो आ ही जाएंगे। तो उन्होंने इसे दिन में कैप्चर किया, तो वो बड़ा शॉकिंग था। मैंने पहले सर्च किया, उनकी वीडियो देखी, एंड देन पता चला कि एक कोमेट 2007 में भी आया था, कोमेट मैग्नॉट, और उसको भी लोगों ने दिन में कैप्चर किया। अब दिन में कैप्चर करना बहुत ही शॉकिंग था। इसीलिए हमने जो वीनस है, वीनस के बारे में भी देखा कि वीनस को कैसे देखा जा सकता है, देखा जा रहा है।
क्योंकि वो नेगेटिव ब्राइटनेस में है ही, -4 में ऑलरेडी है वो, तो दिख सकता है, तो कोशिश करी तो दिख गया। और अगर ये -6 ब्राइटनेस तक पहुंचता है तो कोशिश रहेगी कि इसे हम दिन में भी कैप्चर करें। और कैप्चर करने के लिए जो टेक्निक है मैं वीडियो में शेयर कर चुका हूं, और यहाँ पे बता देता हूं कि सिंपल सा आपको क्या करना है, सन को ब्लॉक करना है किसी बिल्डिंग से या किसी ऑब्जेक्ट से, और ताकि वो आपके जो बाइनोकुलर है या जो आपका कैमरे का लेंस है उसमें वो ना पड़े। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें ना पड़े, क्योंकि ये प्रिकॉशंस आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप सन की ओर डायरेक्ट देखते हैं, चाहे आप ऐसे ही देखें, चाहे आप बाइनोकुलर से देखें, चाहे आप टेलीस्कोप के थ्रू देखें। अगर आप विदाउट फिल्टर आप देख रहे हैं तो वो आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। आप अगर कैमरा पॉइंट कर रहे हैं तो आपके कैमरे को डैमेज कर सकता है, कैमरे के सेंसर को डैमेज कर सकता है, और वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो बहुत ही सटीक तरीके से इसे हमें पॉइंट करना है सन की ओर को, सन से थोड़ा दाईं ओर को, दाईं या बाईं ओर को, जहां को हमारा कोमेट की लोकेशन होगी। तो पहले तो हमें वो लोकेशन देखनी है जहां से क्या हो जाए, जो सन जो है हमारा कैमरे से ब्लॉक हो जाए, हमारा बाइनोकुलर से ब्लॉक हो जाए, हमारा जो टेलीस्कोप है उससे ब्लॉक हो जाए। उसके बाद हमें वो लोकेट करना है। लोकेट करने की जो टेक्निक आदित्य पांडे जी ने शेयर की वो काफ़ी अच्छी लगी, और उसमें उन्होंने टेलीस्कोप को पॉइंट कर दिया और रात को देख लिया कि वो कहाँ पे से किस लाइन से गुजर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टार को ट्रैक करके उस स्टार पे हमने उसे लगा दिया और उसे छोड़ दिया रात भर। और जब दिन का वो टाइम हुआ, किसी भी स्टार जो हमारी ऐप होती है उसके थ्रू देखा, तो वो वहीं पे मिल गया उन्हें। और उन्होंने एक सिंपली एक बिल्डिंग से जो सन का उसको ब्लॉक किया, और बहुत नैरो टाइम में, यानी 4-5 मिनट के टाइम में उन्होंने उसे कैप्चर किया। तो इसे हम दिन में भी कैप्चर कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि पहले तो उसकी ब्राइटनेस उतनी पहुंचनी चाहिए, यानी -5 -6 तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरा, वो तब तक सर्वाइव भी करना चाहिए। जनरली पेरिलियन तक सर्वाइव कर ही देगा, बट तब तक सर्वाइव भी करना चाहिए। सर्वाइव ही नहीं करेगा तो हमें दिखेगा नहीं। तो ये बहुत ही रोचक हमारी जानकारी थी। और आपको बताते चलूं, जो वीनस है वो -4 ब्राइटनेस पे हमारा चमकता है, और जो हमारा ये कॉमेट है ये -5 -6 तक पहुंचने की इसकी उम्मीद है, तो हमें देखने की इसे उम्मीद है सन के बहुत पास में। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मून है वो फुल मून जो है वो -12 ब्राइटनेस पे चमकता है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि ये क्या ब्राइटनेस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक कॉमेट जो 2007 में आया था, मैग्नॉट, उसकी भी एक कहानी है। उसकी कहानी ये है कि उसको जब खोजा गया तो साइंटिस्टों ने सोचा कि उनकी सैटेलाइट ही खराब है। दरअसल जब नासा और जो यूरोप की एजेंसी है उन्होंने एक सैटेलाइट भेजी थी, एक टेलीस्कोप भेजा था, जिससे वो सन को स्टडी कर रहे थे, सन के इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे अर्थ पे। तो जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की और उससे फोटोग्राफ्स वगैरह खींची, तो फोटोग्राफ में एकदम मतलब फ्लैसी सा कुछ आ गया, वाइट सा पूरा टेल सा कुछ आ गया। तो उन्हें लगा शायद सेंसर के साथ कुछ दिक्कत है या कुछ सैटेलाइट के साथ दिक्कत आ गई है। पर जब गौर से देखा तो लगा कि नहीं, ये तो कोई एक डिस्कवरी होगी, एक नया नया कॉमेट हमें मिल गया है। जो कॉमेट का नाम था कॉमेट मैग्नॉट, और इसे 2006 में खोजा था, और ये बहुत बड़ा बहुत शानदार कॉमेट था हमारा, और साइंस के हिसाब से भी बहुत ही शानदार कॉमेट था, और विजुअली भी ये बहुत शानदार कॉमेट था। इसमें भी ये था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें दिखना नहीं था, सदर्न हेमिस्फीयर में ही दिखना था। तो लोगों ने कोशिश की कि इसे दिन में भी देखा जा सकता है क्या। तो वो उतनी ब्राइटनेस तक पहुंचा, -6 -5.5 ब्राइटनेस तक पहुंचा। तो और दिन में भी लोगों ने उसे कैप्चर किया। इसकी टेल जो थी बहुत ही साइंटिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसकी डबल टेल नहीं थी, इसकी बहुत सारी मल्टीपल टेल्स थी। और इसमें नासा ने काफ़ी इसमें रिसर्च करी, नासा के सोहो ने काफ़ी रिसर्च करी, और नासा का एक स्पेसशिप भी इसकी जो टेल है उससे गुजरा। और टेल जो थी इतनी बड़ी थी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी कहने से मतलब जो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग हमारा 93 मिलियन माइल्स के बराबर है। और जो ये जो हमारा कोमेट था, कोमेट मैग्नॉट, इसकी जो टेल थी वो 100 मिलियन माइल के बराबर थी। तो ये मतलब सन से अर्थ के डिस्टेंस से भी बड़ा हमारे कोमेट था, मतलब उसकी टेल इतनी बड़ी थी। तो वो उसका जो शो हुआ, जो दिखा, वो तो खास दिखा ही दिखा। और मल्टीपल टेल होने की वजह से उसमें जो डिस्कवरी होनी थी वो भी हुई। डिस्कवरी ये हुई कि साइंटिस्टों को लगता था कि जो सन की जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो केवल आयनिक टेल को हमारे अफेक्ट करती हैं कोमेट के। पर इसमें मल्टीपल टेल हुई, और उसकी जब रिसर्च की गई, उसमें डाटा कलेक्ट किया गया, तो पता चला कि नहीं, वो केवल आयनिक टेल नहीं बल्कि डस्ट टेल को भी इफेक्ट डालती हैं। तो आशा करते हैं कि ये कोमेट भी ऐसे ही हमारा चेंज हो, और हमें एक शो दे हम पृथ्वीवासियों को, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर कोई दी।
तो ये काफ़ी एक बढ़िया हमारे लिए होगा कि हमारा जो अभी का जो कॉमेट है एटलस, ये हमें बढ़िया दिखे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली 13 तारीख को जब इसका पेरिलेन है और पीक है, उसमें हम दिन में इसको कैप्चर करें और आपके साथ में फ़ोटो शेयर कर पाऊँ। सन की स्टडी की बात आई तो अभी रिसेंटली नासा ने एक अपना मिशन पार्कर सोलर प्रोब को सन के पास भेजा है। सन के कितने पास? सन के बहुत पास। इतना पास आज तक ह्यूमन मेड कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं गया है और ये स्टडी करा उसको और 25 दिसंबर को ये सन के पीछे गया था, वहां से इसने सिग्नल दिया। उसके बाद 28 को इसका नेक्स्ट सिग्नल आया और डाटा दिया। तो ये सन का जो सबसे आउटर मोस्ट हमारा जो सन का जो एटमॉस्फेयर है आउटर मोस्ट यानी कोरोना, उस पर ये हमारा गया है और वहां से डाटा कलेक्ट कर रहा है। अब इसमें जो स्टडी करने वाली बात यह है कि इसमें जो मेन जो इसका जो स्टडी करने वाले पर्पज है वो दो हैं कि पहला एक सन की मिस्ट्री है। सन का जो सबसे बाहर का जो एटमॉस्फेयर मैं बोल रहा हूँ कोरोना, इसमें जो टेम्परेचर है मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस में जाता है। पर जो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है यानी उससे जस्ट अंदर की जो लेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। तो साइंटिस्ट आज तक इसका आंसर नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों है कि बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है पर अंदर का कम है। दूसरा, जो सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं यानी हम उसे कहते हैं सोलर वेदर भी कहते हैं, उसका अर्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अर्थ के जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। अर्थ के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर बहुत फर्क पड़ता है और पोल्स पे जो हमारे ऑरोरा दिखते हैं वो भी हमें उसी वजह से दिखते हैं। तो इसको स्टडी करना जिससे कि हम फ्यूचर में स्पेस में और एक्सप्लोर कर सकें बहुत ज़रूरी है। तो इसी को स्टडी करने के लिए नासा का जो सोलर प्रोब है ये सन के बहुत पास गया है और अभी भी वर्किंग है। इसमें हमारी हीट शील्ड लगी हुई है जो कि सन के पास के टेम्परेचर को झेल पा रहा है। अभी तक ये 900 डिग्री सेल्सियस तक का गया है और इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि 1400-1500 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है। तो उम्मीद है ये हमें अच्छे रिजल्ट देगा और देखते हैं क्या नया डाटा हमें मिलता है सन के कोरोना के बारे में और क्या वो मिस्ट्री, क्या वो गुत्थी सुलझा पाते हैं साइंटिस्ट अपने इस सोलर प्रोब से, पार्कर सोलर प्रोब से। इसके बाद बात करता हूँ मैं अपनी कुछ आने वाली वीडियोस की जो मैं बनाना चाहता हूँ या बना रहा हूँ, जिनमें काम मैं कर रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले एक आती है हमारी एक सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल हमारी रील या पोस्ट चल रही है जिसमें कि ह्यूमैनिटी विटनेस करने वाली है प्लेनेट प्रेड को, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, 14 तारीख को मकर संक्रांति है तो इसके जो साइंटिफिक तथ्य हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरा, 2025 के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो मैं वेट कर रहा हूँ, जिनका मैं वेट कर रहा हूँ, टॉप 3 या 4 में लूंगा जो इंडिया में दिखेंगे और जिनको मैं कैप्चर करना चाहता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक नया कॉमेट खोजा गया है और उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये हमारी पुष्टि होती है तो ये 8 नवंबर को 2025 को अपने पेरिलियन में होगा और बताया जा रहा है कि ये बाइनोकुलर कॉमेट होगा, मीन्स बाइनोकुलर से ही ऑब्जर्व हो सकता है। बट कॉमेट बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं। और अगर ये हमें बाइनोकुलर से भी दिख जाए तो अच्छी बात है क्योंकि एक कॉमेट तो हमें ऑलरेडी दिख चुका है, दूसरा कॉमेट हमारा दिख सकता है। और हम आशा करते हैं कि जो इस बार के सारे जो इवेंट हैं वो ऐसे टाइम पे पड़े जब हमारा वेदर हमें क्लियर मिले, आप सभी को वेदर क्लियर मिले, बादल ना मिले और आप सभी उन इवेंट्स को कैप्चर कर पाएँ, देख पाएँ। और अगर आपको ये एपिसोड और ये हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलरली एस्ट्रो से रिलेटेड और स्पेस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड वीडियोस, शॉर्ट्स डालता रहूँगा और अपडेट्स आपको तभी मिलेंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन है उसे दबाएंगे। अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट में दें और सुझाव भी दें और ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट्स के लिए फॉलो करें मेरा चैनल बोलती फोटो। तो यही था आज के हमारे सैटरडे एस्ट्रो टॉक में और फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं सैटरडे एस्ट्रो टॉक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।